हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया और रेहान जिन्हें एक दूसरे की आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है कि यही ईगल गैंग और दूसरी टीम माफिया क्वीन है, तो वह दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब आगे जैसे ही किया की टीम देखती है कि यह क्या हो रहा है, आखिर में उनकी माफिया क्वीन क्यों ईगल गैंग के कैप्टन के गले लगी हुई है, तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। उन्हें तो अभी तक यह समझ नहीं आया था कि आखिर में उनकी माफिया क्वीन ऐसे तो नहीं थी जो किसी के भी आसानी से गले लग जाए। अरे वह तो अपने दोस्तों के भी गले नहीं लगती थी। बहुत खास दोस्त हों तभी वह उन्हें अपने गले से लगाया करती थी, लेकिन आज कैसे वह अपने राइवल को अपने गले से लगा ली, यह सोचकर रूहानी, आयुषी, मिया, ईसा इन सब के मुंह तो खुले थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में वह जो देख रहे हैं क्या उनके आंखों का धोखा है या हकीकत है। तभी मिया, जो कि आयुषी के बगल खड़ी थी, वह उसे बोलती है, अरे मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। आखिर में यह सब क्या हो रहा है? क्या मैं जो देख रही हूँ वो तुम भी देख रही हो? अरे कोई मुझे चिमटी का तो, जिससे मैं अपनी रियलिटी में वापस आ जाऊं। उसकी बातों को सुनकर आयुषी उसे जोर से चिमटी काटती है, जिससे मिया जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से रेहान और किया एक दूसरे में जो अभी तक खोए हुए थे वह अपने होश में वापस आते हैं। वहीं मिया आयुषी को चिल्लाते हुए, पागल कहीं की बेवकूफ, इतनी जोर से क्यों काटा? तो आयुषी बोलती है, अरे तूने ही तो कहा था तुझे रियलिटी में वापस आना है, और रियलिटी में तू इतनी आसानी से तो वापस नहीं आती, इसलिए मैंने तुझे जोर से मार काटा है। उसकी बातों को सुनकर मिया जिस जगह पर चिमटी ली थी उस जगह को सहलाते हुए बोलती है, पागल कहीं की, देख कितनी जोर से काट लिया। तो वह बोलती है, अरे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तू अभी क्या देख रही थी जिसकी वजह से मुझे चिमटी काटने के लिए बोली थी? तो मिया को तुरंत ही याद आता है। वह अपने आगे जल्दी से देखती है तो इस वक्त रेहान और किया एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े हो चुके थे। वहीं वह सोचती है, अरे क्या अब मैं रियलिटी में वापस आ गई हूँ? लगता है जो मैं देख रही थी वो मेरी आंखों का धोखा था। वह इस वक्त अपना मुंह ऐसे बनाकर सोच रही थी वैसे लग रहा हो कि वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। उसे इस तरह सोचता देखकर आयुषी को हंसी आ जाती है और बोलती है, अरे तू क्या इतनी गहराई से सोच रही है? तो मिया बोलती है, तू यकीन नहीं मानेगी, मैंने अभी एक बहुत भयानक सपना देखा। उसकी बातों को सुनकर आयुषी उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगती है और बोलती है, क्या तू जागती आंखों से भी सपना देखती है? अरे सिचुएशन तो देख, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और किस पोजीशन पे हैं। तो इस समय सपना देख रही है। सच में अब मुझे यकीन हो गया है कि तू पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उसकी बातों को सुनकर मिया अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, अरे वह सब छोड़ो, मैं सपना देख रही हूँ कि क्या कर रही हूँ इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैंने सपना तो बहुत भयानक देखा था।
तो आयुषी बोलती है, ऐसा तूने क्या देख लिया? तो उसकी बात पर मिया बोलती है, अरे मैंने अभी देखा, अपनी बॉस राइवल टीम की कप्तान से गले मिल रही थी। उसकी बातों को सुनकर अब उसके साइड में खड़ी रूहानी, जो अब तक उसकी सभी बातों को सुन रही थी, या कह लो उसकी बकवास को सुन रही थी, वह अपने सर पर मार लेती है और कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। वहीं उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिया को समझ नहीं आता कि उसने उसे ऐसे क्यों कहा। अब वह आयुषी की तरफ देखते हुए बोलती है, आखिर में उसने मुझे ऐसे क्यों कहा? तो आयुषी हंसते हुए बोलती है, ठीक ही तो कहा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो आयुषी चिढ़ते हुए बोलती है, आखिर में मेरा क्यों कुछ नहीं हो सकता? क्या मैंने जो बोला वो गलत बोला? तो वह लोग बोलती हैं, बेवकूफ़, तूने जो बोला बिल्कुल सही बोला। वह लोग सच में एक दूसरे के गले लगे थे। यह सुनते ही आयुषी का मुंह इतना ज़्यादा खुल जाता है मानो उसमें दो लड्डू एक साथ घुस जाएंगे। उन्हें उसे इस तरह देखकर आयुषी उसका मुंह बंद करते हुए बोलती है, अरे हम लोग इस समय समंदर के किनारे हैं, कहीं कोई मछली उछलकर तेरे मुंह में न चली जाए, इसलिए अपने मुंह को कंट्रोल कर और बंद रख। वहीं उसे ऐसा करता देखकर मिया झेप जाती है और वह हंसते हुए बोलती है, अरे तुम क्या बोल रही हो? शायद मैंने ठीक से नहीं सुना। तुमने क्या बोला? क्या तुम फिर से मुझे बता सकती हो? उसकी बातों को सुनकर आयुषी समझ जाती है कि इसे अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने वही बोला जो तुमने सुना, और तुमने जो सुना मैंने वही बोला। उसकी इस गोल मटोल बातों को मिया नहीं समझ पाती और बोलती है, अरे यार, जो बोलना है ठीक ठीक बोलना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो वह हंसते हुए बोलती है, मैंने यही बोला कि तुमने जो देखा है बिल्कुल ठीक देखा है। वह लोग एक दूसरे के गले ही मिल रहे थे। इसकी बातों को सुनकर मिया अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और बोलती है, क्या तुम सच बोल रही हो? आखिर में हमारी बॉस कब से ऐसी हो गई? तो क्या वह रेहान जीजू को धोखा देने वाली हैं? अगर यह बात रेहान जीजू को पता चली तो वह क्या करेंगे? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर में वो बेचारे कितने अच्छे हैं, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी बातों को सुनकर आयुषी बोलती है, ऐसी बात है तो जाकर तुम कुछ क्यों नहीं पूछ लेती हो? यहाँ खड़े होकर क्यों डायलॉग मार रही हो? उसकी बातों को सुनकर मिया बोलती है, अरे यार, तुम अभी चुप रहो, पहले मुझे ध्यान से देखने दो कि यह शख्स है कौन और इसने कैसे हमारी किया को अपने झांसे में ले लिया। इतना बोलकर अब वह ध्यान से रेहान को देखने लगती है। रेहान जब हम सबको अपनी तरफ इस तरह देखता पाता है तो वह समझ जाता है कि इनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वह किसी की गलतफहमियों को दूर नहीं करता है। जो जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, यही सोचकर वह अभी भी शांत था। लेकिन दूसरी तरफ उनके गैंग का भी यही हाल था। सिवाय मयंक और ओम अपना मुंह फाड़े यह सारा नज़ारा देख रहे थे। मयंक के मन में तो बस एक ही ख्याल था, क्या यह मेरी बहन को धोखा दे रहा है? अरे ऐसा कैसे कर सकता है? उसे नहीं पता था कि उसके सामने उसकी बहन खड़ी है। वह तो यही जानता था कि उसकी बहन इस वक्त घर पे होगी।
अब उस बेचारे को कौन बताए कि उसकी बहन घर पर नहीं बल्कि यहाँ मौजूद है। वहीं मयंक से नहीं रहा जाता। वह आगे बढ़कर रेहान को चिल्लाते हुए कहता है, यह तू क्या कर रहा है? क्या तू सच में पागल हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू ऐसा कैसे कर सकता है। इसकी बात को सुनकर रेहान आश्चर्य से उसकी ओर देखता है। अब उसने ऐसा क्या कर दिया, उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं उसे इस तरह अपनी ओर देखता देखकर मयंक बोलता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। तुम कैसे मेरी प्रिंसेस को धोखा दे सकते हो? अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हें अपनी प्रिंसेस से मिलने भी ना देता। अब जाकर रेहान को समझ आता है कि यह भाई तो बड़ी वाली गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। तो वह मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे शांत हो जाओ। तो मयंक बोलता है, मैं ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? एक तो तुम ऐसी हरकत कर रहे हो और इतने आराम से मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो। मैं भला ऐसे शांत नहीं हो सकता हूँ। तुम धोखेबाज हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को धोखा देने की। अभी तक वह लोग आपस में बहस ही कर रहे थे कि तभी वहाँ अर्थ भी आ जाता है, क्योंकि रूहानी उसे पहले ही छोड़कर आ चुकी थी। अर्थ जब आता है तो देखता है कि दोनों ईगल के टीम के लोग आपस में लड़ रहे थे। उसे यह नज़ारा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह भी इंजॉय करे, उसकी नज़र सामने फेड्रिक पर पड़ती है। वह उसे वहाँ देखकर गुस्से में दहाड़ता है और बोलता है, कुत्ता कहीं का, तू यहाँ मुझे मिल गया। चल अच्छी बात है, वरना मैं तुझे ढूंढकर तू दुनिया के चाहे जिस कोने में होता, मैं तुझे ढूंढकर तेरी जान जरूर निकालता। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ धोखा करने की। उसकी बातों को सुनकर फेड्रिक समझ जाता है कि लो अब एक और आफत आ गया। उसे नहीं पता था कि यह सारे बवाल कहाँ से आ रहे हैं, पर वह इतना जरूर जानता था कि आज वह बचने वाला नहीं है। वहीं उसे इस तरह चिल्लाता देखकर सबकी नज़र उस पर जाती है। इस वक्त अर्थ ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, जिस वजह से उसे कोई नहीं पहचानता, पर वह गुस्से में अपना होश खो बैठा था। ऊपर से रूहानी ने उसकी इतनी धुलाई जो की थी, इसलिए वह अपने वॉइस को चेंज करना भूल गया था, जिस वजह से सबको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि सामने खड़ा व्यक्ति कौन है, पर अभी पूरी तरह से कोई भी क्लियर नहीं था। वहीं पिया रेहान के तरफ देखते हुए इशारा करती है कि यह क्या है और अब यह कहाँ से आ गया। रेहान भी अपने कंधे उचका देता है, मानो कह रहा हो कि मुझे नहीं पता यह कौन है। अभी अर्थ गुस्से से उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ता है और उसे पकड़कर पीटना शुरू कर देता है। पिया रेहान और उनके टीम के सारे लोग यह नज़ारा आश्चर्य से देख रहे थे। वहीं रूहानी जो कब से अर्थ को देख रही थी, अभी अभी उसने उसे इतना पीटा था, वह सोचती है लगता है इसकी पिटाई कम हुई, देखो तो अभी इसके अंदर कितनी ताकत बची है, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे शिकार पर आँख चढ़ाने की। इतना बोलकर वह आगे बढ़ती है और अर्थ को पकड़कर दूर कर देती है। वहीं जैसे ही अर्थ फेड्रिक से दूर होता है तो फेड्रिक की ध्यान में जान आती है
उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, वरना वो जिंदगी में भूल कर भी इंडिया बिजनेस करने की नहीं सोचता। बेचारे ने सोचा था कि वह बड़े आराम से यहाँ अपना बिजनेस कर लेगा, पर उसे क्या पता था कि जो सोचते हैं वह होता नहीं है। वह बार बार खुद को कोस रहा था। इस घड़ी में वह यहाँ आया, उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना, अब कोसने से क्या ही, जब चुहिया चुग गए खेत। यानी अब तो आकर वह इतनी बुरी तरह से फंस गया है, तो अब चाहे एक बार कोसे या 1000 बार कोसे, उसे इसके कोसने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। वही रूहानी जब हक को दूर करती है तो अर्थ गुस्से से रूहानी की ओर देखता है, तो रूहानी उसे बोलती है, अपनी नजरें नीची कर लो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसे हम लोगों ने पकड़ लिया है और अब यह हमारे अंडर में है, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे छूने की। इसके साथ जो भी करना होगा हम इसे से साथ करेंगे। तुम कोई नहीं होते हो हमारे बीच में आने वाले। इसकी बातों को सुनकर अर्थ गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की। तुम्हें नहीं पता है मैं कौन हूँ। तो रूहानी हंसते हुए बोलती है, तुम चाहे जो भी हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि यह शिकार हमारा है और तुम इसे छू भी नहीं सकते हो। इसकी बातों को सुनकर अर्थ गुस्से में बोलता है, मैं भी देखता हूँ आखिर में तुम लोग इसे मेरे रहते हुए कैसे लेकर जाओगे। उसकी बातों को सुनकर रूहानी अपनी आंखें चढ़ा लेती है और बोलती है, अच्छा तुम्हें देखना है कि हम कैसे लेके जाएंगे, तो चलो तुम्हें दिखाते हैं हम कैसे लेकर जाने वाले हैं। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। वहीं उसे इस तरह हंसता देखकर यह समझ जाती है कि अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए वह सोचती है कि सामने वाला व्यक्ति हट जाए, इसी में उसकी अच्छाई है, वरना उसके साथ आज क्या होगा वह तो सोच भी नहीं सकता है। उन्हें अब तो रूहानी के इरादे के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वह क्या करने वाली है। तभी रूहानी अपने लोगों से बोलती है, बहुत वो फड़फड़ा रहा है, इसे भी तुम लोग पकड़ लो, देखें तो साहबजादे में कितनी जान है। इतना बोलकर वो और भी जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी बात को सुनकर अर्थ आश्चर्य से इसकी ओर देखता है और बोलता है, पागल लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसकी बात को सुनकर रूहानी हंसते हुए बोलती है, वही कर रही हूँ जो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए। अगर मैं पहले ही तुम्हें ऐसे रोक लेती तो तुम आज यहाँ खुदकते लिए नहीं पहुँच पाते। अब फिलहाल आ गए हो तो चलो तुम्हारी भी मेहमान नवाजी कर दी जाए। इतना बोलकर वह अपने आदमियों को इशारा करती है और नहीं आश्चर्य से चिल्लाता है और बोलता है, सच क्या हो रहा है। लेकिन अब रूहानी उसकी ओर ध्यान नहीं देती। वहीं जैसे ही रूहानी के लोग अर्थ को पकड़ लेते हैं तो अचानक से वहाँ ओम आ जाता है और वह बोलता है, अरे यार यह क्या हो रहा है, क्या पैट्रिक पकड़ा गया। उसकी बातों को सुनकर सब आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त वह अपना मास्क उतारा था, क्योंकि लड़ाई करते वक्त उसका मास्क कहीं गिर गया था, जिसे उसने बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। तो वह सोचा कि जाने दो, वैसे भी अब तक तो रूहानी ने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया होगा, पर उस बेचारे को क्या पता था
कि यहाँ रेहान ने नहीं बल्कि सारा कंट्रोल तो पिया के हाथों में था। वहीं जैसे ही मियाँ उनको देखती है तो वह जोर से चिल्लाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक तो किसी को समझ नहीं आया था कि सामने वाली टीम कौन सी है, लेकिन जैसे ही मियाँ चिल्लाती है तो सब समझ जाते हैं कि यह कौन है। यह भी अपना सर पीट लेती है और यह लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील करके ही मानेंगे। यहाँ बहुत सारे गार्ड थे जिसके सामने पिया भी नहीं चाहती थी कि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो, लेकिन यह पागल लोग पता नहीं किस चिड़िया घर से आए हैं जो उसकी बात को मानना दूर गलती पर गलती किए जा रहे हैं। वहीं अब सभी घूरकर मियाँ की ओर देखने लगे तो वह हंसते हुए बोलती है, ओह मैंने क्या कर दिया? तुम लोग ऐसे खा जाने वाली नजरों से मुझे क्यों देख रहे हो? वह तो मैं इस बागड़ बिल्ले को चिल्ला रही थी कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वहीं जैसे ही बागड़ बिल्ला सुनता है तो जान जाता है कि उसकी जंगली बिल्ली है, तो बोलता है कि मैं जो कर रहा हूँ, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैं सुबह तुम्हें कितनी बार कॉल किया पर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। उसकी बातों को सुनकर मियाँ अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या यह बागड़ बिल्ला आज मेरी पोल खोल कर ही मानेगा? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इसका मुंह बंद कराए। वहीं जब ओम देखता है कि मियाँ कुछ नहीं बोल रही है तो वो उसकी ओर जाते हुए बोलता है, अब बोलोगी भी? आखिर में तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मियाँ को गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाते हुए बोलती है, गधा कहीं का तुझे समझ नहीं आता? तो इस तरह मेरी आइडेंटिटी क्यों रिवील कर रहा है? वहीं उसकी बातों को सुनकर उनको समझ में आता है कि उसने क्या गड़बड़ कर दी। उन्हें उन लोगों को इस तरह लड़का देखकर रेहान और पिया तो अपनी नजरें ही फेर लेते हैं। यह दोनों कभी भी सुधरने वाले नहीं थे। नहीं, वो उन सबकी तरफ देखते हुए ओम बोलता है, क्या यह लोग तुम्हारी टीम के हैं? तो मियाँ बोलती है, तुम्हें देखकर क्या समझ में आ रहा है? क्या यह तुम्हारी टीम नजर आ रही है? तो ओम मुंह बनाते हुए बोलता है, सीधे सीधे बोल नहीं सकती हो क्या? इतना एटीट्यूड किस बात का रहता है तुम्हें? तो ओम उतने ही एटीट्यूड से बोलती है, अरे मैं मियाँ हूँ इसलिए मुझमें इतना एटीट्यूड भरा है, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरे घर के लोग यहाँ खड़े हैं। तो अब क्या था दोस्तों, सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब तक रूहानी और आयुषी को भी समझ आ चुका था कि उनके सामने ईगल गैंग किसका है और पिया ने क्यों सामने वाले व्यक्ति को गले से लगाया था। तभी जोर से बोलती है, अरे हम लोग अभी तक यह सोच के मरे जा रहे थे कि आखिर हमारी बॉस कैसे बेटी को भूलकर इस लड़के को गले लगा सकती है, लेकिन अब समझ में आया यह तो जीजू ही है। उसने यह बात इतनी तेज से बोला था कि अब वहाँ खड़े सभी लोग सुन लेते हैं। वहीं उसकी बात को सुनकर या को मन कर रहा था कि वह अपना सर ही पटक ले। आखिर में इसके गैंग में इतने बेवकूफ लोग क्यों भरे हैं? वहीं वह जब देखती है कि सब उसे कैसे अजीब नजरों से देख रहे हैं तो वह मुँह बनाते हुए बोलती है, अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तब पिया बोलती है कि तुमने कुछ कहने के लिए अब छोड़ा ही कहाँ है।
सब उनकी बातों को सुनते हुए अर्थ जो वहाँ खड़ा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन है, क्योंकि उसके लिए तो सारे चेहरे नए थे। उस बेचारे को क्या पता कि कौन कौन है, लेकिन तभी वह मयंक को देखता है और उसे कुछ कुछ समझ में आने लगता है। क्या यह लोग क्या उसके सामने खड़ा यह शख्स उसका भाई है, लेकिन यह कैसे हो सकता है। फिर वह थोड़ा ध्यान से देखता है तो सच में उसे ऐसा लगता है कि वह मयंक है। तभी वह जान जाता है कि यह उसका भाई है, क्योंकि तब तक मयंक ने बोल दिया था, अरे प्रिंसेस तुम हो। उसकी बात को सुनकर उसकी आवाज़ को सुनकर अर्थ पहचान जाता है कि हाँ यह उसका भाई है और जोर से बोलता है, अरे मयंक यह तुम हो क्या। जैसे ही मयंक के कानों में यह आवाज़ जाती है वह चौंक कर देखता है। उसे अभी तक डाउट था कि सामने खड़ा यह व्यक्ति उसका भाई है, लेकिन अब क्लियर हो गया था। वह बोलता है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो अर्थ चिल्लाते हुए बोलता है, अरे पहले इन्हें बोलो मुझे छोड़ने को। मुझे इन लोगों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की। या तुम्हारे लोग हैं, इनके अंदर थोड़ा भी मैनर नहीं है। अर्थ इस समय गुस्से में झल्ला चुका था और वह जोर से चिल्ला रहा था। तो वहीं रूहानी उसके पास जाती है और उसके टपली पर मारते हुए बोलती है, सच में मैंने सोचा था कि तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि तुम बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि यह उसके आदमी नहीं है, यह हमारे आदमी हैं। वह आश्चर्य से रूहानी की ओर देखता है तो कहता है, क्या यह तुम्हारी टीम नहीं है। तो मयंक बोलता है, नहीं यह हमारी टीम नहीं है। वो बोलता है, यानी यहाँ कितने लोग आए हैं। तो मयंक हंसते हुए बोलता है, यहाँ बहुत से लोग आए हैं और जल्दी करो वरना अब पुलिस भी आ रही होगी। उसकी बातों को सुनकर अर्थ बोलता है कि हाँ पुलिस तो आने वाली है, मेरे लोगों ने भी मुझे सूचित किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसे तो मैं ही लेकर जाऊँगा, चाहे तुमने पकड़ा हो। तो वह लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है हम भी इसे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने जो टीम खड़ी है वह कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है। तुम चाहकर भी फेडरिक को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। उसकी बातों को सुनकर अर्थ आश्चर्य से उसकी ओर देखता है और बोलता है, भला ऐसा क्यों। तो वह बोलता है, ले जाना चाहते हो तो ट्राई करके देख लो। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या करने वाले हो। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। वहीं रेहान बोलता है कि एंजल तुम कहाँ जाने वाली हो। तो वह बोलती है कि अभी तो फ़िलहाल मुझे अपने लोगों के ट्रीटमेंट करवाने का बंदोबस्त करना है, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी चोट आ गई। फिर उसके बाद सोचूंगी। तो रेहान बोलता है, एंजल क्यों ना आज के लिए तुम हमारे साथ स्टे करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी हालत में तुम घर जाओ। और वैसे भी आज तो हमने एक बड़ा डील हासिल किया है, तो हमें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर यह समझ जाती है कि वह उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, तो वह कुछ नहीं बोलती और कहती है कि ठीक है, जैसा तुम बोलोगे
हम ऐसा ही करेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेहान का दिल खुश हो जाता है। इस वक्त उसे अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वाकई में उसकी एंजल उसके जज्बातों की कद्र करती थी। फिर किया अपने लोगों को आदेश देती है कि जल्दी से इन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाएं और जितनी भी लड़कियां हैं अपने लाए ट्रकों में उन्हें बैठाकर इनके घर तक सुरक्षित छोड़ा जाए। फिलहाल अभी के लिए इन सारी लड़कियों को किया के बनाए अनाथालय में भेजा जा रहा था, जहां रखकर उन्हें सही से उनके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती थी और फिर उन्हें सही हाथों में सौंपा जा सकता था। उन्हें उनकी बातों को सुनकर रेहान भी मुस्कुराता है। वाकई में उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी एंजल ने पहले ही सारा बंदोबस्त कर लिया है। वह प्यार भरी आंखों से किया को देख रहा था। वहीं किया उसे ऐसा देखकर इशारे से पूछती है कि क्या हुआ, तो वह मुस्कुराकर बोलता है कुछ नहीं, फिलहाल चलो यह लोग सब कुछ कर लेंगे, हम भी चलते हैं। उसकी बातों को सुनकर किया हाँ में सर हिला देती है। वहीं किया अपने लोगों को चलने का इशारा करती है। थोड़ी देर में एक एक कर सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अर्थ बेचारा वहाँ मुँह देखते खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है। उसने अभी तक किया को नहीं पहचाना था। फिर कभी जाते वक्त किया देखती है कि अर्थ ही यहीं खड़ा है। किया को मस्ती सूझती है। वह जब भी ऐसे खून खराबा करती थी तो एक अजीब सी धुन में सीटी बजाती थी, जो मौत का सन्नाटा सा लगता था। किया जाते वक्त आज भी उसी धुन को बजाते हुए जाने लगती है। जैसे ही अर्थ के कानों में यह धुन पहुंचती है, एक पल के लिए लगता है उसका सारा शरीर वहीं जड़ हो गया है। उसे समझ नहीं आया कि क्या वाकई में उसके कान जो सुन रहे हैं वह सही है। वह जल्दी से अपनी चारों ओर नजर दौड़ाता है तो देखता है कि जो लड़की अभी यहाँ खड़ी थी वह उस धुन को बजाते हुए जा रही थी। तभी अर्थ आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर बोलता है, क्या यह माफिया क्वीन थी? उसे समझ नहीं आ रहा था क्या अभी तक वह माफिया क्वीन के लोगों से लड़ रहा था। अरे वो जाने अनजाने में उसने क्या कर दिया? क्या इस बात से माफिया क्वीन के लोग उससे नाराज हो जाएंगे? क्या उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी? वहीं उसे उस तरह खड़ा देखकर रूहानी हंसते हुए उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ बाबू साहब, आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं? कहीं हाथ पैर पे लकवा तो नहीं मार गया है? रूहानी अब तक जान चुकी थी कि उसके सामने खड़ा इंसान अर्थ है, यानी किया का भाई। लेकिन वह इस पर बिल्कुल भी दया दिखाने वाली नहीं थी, क्योंकि उसने जब से आया था इसे परेशान करके रख दिया था। बेकार में अगर उसे पहले ही पता होता कि यह किया का भाई है तो उसकी इतनी सारी एनर्जी खराब न होती और उससे लड़ते वक्त पानी को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। इस वजह से उसे अर्थ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस इंसान की वजह से वह व्यर्थ में ही इतनी फाइटिंग की थी। हाँ, वह फाइटिंग करना तो उसका काम है, लेकिन अगर सामने वाला दुश्मन होता तो ज़्यादा सही था। लेकिन यह कौन निकला? यह तो किया का भाई निकला। यही सोचकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसीलिए वह उसे तीस मारने के लिए चली आई थी। वहीं उसकी बातों को सुनकर अर्थ मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि आखिर में की दुश्मनी उससे क्या हो सकती है। तो वह बोलती है, कोई खास नहीं, बस उसने
तुम्हारी तरह हमें अफेम किया था। अब कहीं अगला नंबर तुम्हारा तो नहीं होगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वह बोलता है कि एक बात बताओ, तुम तो मेरी सिस्टर की दोस्त हो, तो तुम माफिया के साथ क्या कर रही हो? वहीं उसकी बातों को सुनकर रूहानी का मन कर रहा था कि वह उसे जमकर पिटाई करे। इतना बड़ा गधा है, अभी तो इसकी सिस्टर इसके सामने से गई है। अगर आंखें खोलकर ठीक से देखा होता तो उसे समझ में आ जाता, पर इसे तो आंखें बंद करने की आदत है, तो वह कैसे देखता। वह हंसते हुए बोलती है कि बात यह है कि मैं डे नाइट दोनों टाइम काम करती हूँ। डे में तुम्हारी सिस्टर के साथ काम करती हूँ और नाइट में मैं माफिया टीम के साथ काम करती हूँ। अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो तुम भी यहाँ से निकलो, वरना अगर पुलिस आ गई और तुम पकड़े गए तो सारा इल्जाम तुम्हारे ही सर आ जाएगा। फिर देते रहना सारा माल पुलिस को। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। हाथी जब यह सुनता है तो भी जल्दी से वहाँ से भागता है, क्योंकि इसके हाथ को कुछ नहीं लगा है और पुलिस पकड़ेगी तो सारा इल्जाम उसी के ऊपर आ जाएगा। बेचारा बिना वजह फंस जाएगा। यही सोचते हुए वह तेजी से वहाँ से निकल जाता है और उसे यहाँ बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी वह तो पेट्रिक के लिए आया था। अब जब उसे कोई और ले गया तो वह यहाँ क्या करेगा। वह काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है तो देखता है कि सारी टीम के लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो वह बोलता है कि क्या मैम तुम घर नहीं चल रहे हो? तो मैम बोलता है नहीं भाई, हम लोग आज होटल में रुकने वाले हैं, अगर आपको भी चलना है तो चलिए। इसकी बात को सुनकर अर्थ सोचता है कि क्या उसे रुकना चाहिए। फिर उसका मन करता है कि वह न रुके। घर चलकर वह अपनी सिस्टर को मनाने की कोशिश करे, लेकिन दूसरी बार वह जब खुद के चेहरे को देखता है, खुद की हालत को देखता है, तो उसे लगता है कि वह ऐसे कंडीशन में जाएगा तो उसकी सिस्टर उसे देखकर और ज़्यादा डर जाएगी। तो बेहतर है कि वह नहीं रुक जाए। अब बेचारे को क्या पता था कि जो खुद दुनिया को डराती है वह भला उसे देखकर क्यों डरेगी। लेकिन इन सब बातों से अनजान वह उन्हीं लोगों के साथ निकल जाता है। जैसे ही वो लोग होटल पहुँचते हैं, यह होटल ज़्यादा दूर नहीं था और यह होटल रेहान का ही था, इसीलिए रेहान यहाँ रुकने की सोचता है। जब वह लोग होटल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर रेहान ने पहले ही व्यवस्था करवा दी है। थोड़ी ही देर में वहाँ का मैनेजर आता है। वह रेहान को बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करता है और बोलता है सर हमने सारी व्यवस्था कर दी है, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर रेहान से सर हिलाते हुए बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हम जा सकते हो। तभी वह मैनेजर वहाँ से चला जाता है। रेहान आराम से अपनी गाड़ी से उतरता है और वह प्रिया को उतरने के लिए अपना हाथ देता है, क्योंकि प्रिया उनको उसी के साथ थी। जैसे ही प्रिया गाड़ी से उतरती है तो रेहान उसे लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी वहाँ मयंक आ जाता है और मयंक देखता है कि हम लोग अंदर जा रहे हैं तो वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर में हम लोग अंदर अपने अपने रूम की ओर जाने लगते हैं। रेहान बोलता है मैं
तुम ऐसा करो, सारे लोगों को उनके ही हिसाब से रुकने के लिए भरो और सभी को बता दो कि हम लोग आज ही रुक रहे हैं। रात में हम अपनी सक्सेस के लिए एक पार्टी देंगे, इसलिए सभी को कह दो अपना अपना ट्रीटमेंट करवा ले। शायद उन लोगों को ज़्यादा चोट आई है। रेहान भी अपने लोगों की बहुत केयर करता था, इसी वजह से वह चाहता था कि सभी लोग एंजॉय करें, लेकिन पहले वह ठीक हो जाएं, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। उसकी बातों को सुनकर मयंक बोलता है, मैंने सबको पहले ही बता दिया था, तुम टेंशन ना लो। इतना बोलकर वह दूसरी ओर चला जाता है, क्योंकि उसका रूम दूसरी ओर था। वहीं रेहान टिया को लेकर अपने रूम की ओर बढ़ जाता है, तो टिया उसे देखते हुए बोलती है, मेरा रूम कहाँ है? तो वह बोलता है कि यही हमारा रूम है, मैंने अपने और तुम्हारे लिए बस एक ही रूम बुक किया है। उसकी बातों को सुनकर टिया को समझ नहीं आता कि वह क्या है। वो कैसे रेहान के सामने बात लेगी और कैसे क्या करेगी। आज तक वह इस सिचुएशन में कभी नहीं फंसी। रेहान उससे इस तरह कंफ्यूज देखता है तो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन न लो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम आराम से मेरे साथ रह सकती हो, तुम्हें मुझसे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बातों को सुनकर टिया उसकी ओर देखने लगती है और थोड़ा वह शर्मा जाती है। उसे नहीं पता था कि रेहान उसकी उनकी बातों को भी पढ़ लेगा। नहीं, उसे इस तरह देखकर रेहान को हंसी आ जाती है और बोलती है, एक बात कहूँ, तुम इस तरह शर्माते हुए बहुत ही क्यूट लगती हो। उसकी बातों को सुनकर टिया सर उठाकर उसकी ओर देखने लगती है। ऐसे लग रहा था मानो उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही है। और रेहान हंसते हुए बोलता है, तुम ऐसे मेरी तरफ ना देखा करो, तुम जब भी मुझे ऐसे देखती हो तो मुझे अजीब सी फीलिंग आने लगती है। उसकी बात को सुनकर टिया झेप जाती है और वह तुरंत ही अपनी नजरें हटा लेती है। उसे ऐसा करता देखकर रेहान फिर से मुस्कुरा देता है और बोलता है, चलो बहुत मजाक हो गया, चलकर पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग आराम करेंगे। उसकी बात को सुनकर टिया हाँ बोलती है और रूम के अंदर निकल करती है और दिखती है रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसे रेहान ने बिल्कुल उसके मुताबिक ही तैयार करवाया था। चारों ओर फूलों की खुशबू आ रही थी। सारे फ्लावर प्लॉट में खिले ताजे फूल लगे हुए थे। उनकी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। टिया को ताजे फूलों की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद थी। यह बात रेहान को भी अच्छे से पता थी, इसी वजह से वह जब भी जहाँ भी टिया के लिए व्यवस्था करता था, यह इसलिए वह जब भी टिया के लिए कहीं भी व्यवस्था करता था तो फूलों की डेकोरेशन करवाना बिल्कुल भी नहीं भूलता था। यह देखकर टिया के मुखों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं। तभी रेहान बोलता है, जाओ जाकर पहले तुम फ्रेश हो लो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। उसकी बातों को सुनकर टिया हाँ बोलती है और फिर बिना कुछ बोले शांति से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वैसे ही और फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है रेहान उसका इंतजार कर रहा था।
नहीं आता कि वह क्या बोले। वो शांति से खड़ी हो जाती है। उसे इस तरह देखकर रेहान बोलता है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आता हूँ। मैं बोलकर वह प्रोजेक्ट में जाता है और फिर सिया को आवाज़ देता है। थोड़ी देर में सिया प्रोजेक्ट में जाती है तो वह प्रोजेक्ट को ओपन करता है। वहाँ बहुत ही ढेर सारे खूबसूरत कपड़े रखे हुए थे जो बिल्कुल सिया की फिटिंग के थे। सिया को समझ नहीं आया कि रेहान ने इतने जल्दी कपड़े कहाँ से अरेंज किए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। वह चुपचाप उन कपड़े को लेकर बाथरूम में चली जाती है। इस समय सिया ने बाग सूट पहना हुआ था जो काफ़ी बड़ा था, जिस वजह से वह सर से पाँव तक पूरी तरह से डूबी हुई थी, जिस वजह से उसके शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं उसे इस तरह देखकर रेहान को हंसी आ रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है। उसे पता था कि उसे ऐसा करने पर या उससे नाराज हो सकती है। थोड़ी देर में सिया अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। उसने एक पिंक कलर का बेबी फ्रॉक पहना था जिसे रेहान ने ही पसंद करके लाया था। रेहान उसके ऊपर ड्रेस को देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि वाकई में सिया उसमें बिल्कुल किसी बाबीदार की तरह लग रही थी। रेहान मुस्कुराते हुए बोलता है, एंजल तुम कोई भी कपड़ा पहन लो, तुम्हारे ऊपर वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी बातों को सुनकर सिया मुस्कुराने लगती है। रेहान बोलता है कि बस थोड़ी देर मेरा इंतजार करोगे, मैं जल्दी से बात लेकर आता हूँ। या बोलकर वो तेजी से बाथरूम में चला जाता है और बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सिया को थोड़ा भी इंतजार करना पड़े। उन्हें उसे इतनी तेजी से जाता हुआ देखकर सिया को हंसी आ जाती है। बस 10 मिनट ही हुए होंगे, वह तुरंत ही पूरी तरह से नहा धोकर कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। या तो बस उसे देखते ही रह जाती है। उस समय उसने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था जो उसके चेहरे पर और उसके शरीर पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिससे वह हद से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। या तो नजरें भी नहीं हटती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में रेहान इतना ज़्यादा सुंदर है या बस वो उसके देखने का नज़रिया है। ही उसे इस तरह देखने देखकर रेहान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आखिर में भला कौन नहीं चाहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे ऐसे प्यार भरी नजरों से देखे। रेहान जब देखता है कि यह अभी भी देखकर उसे वैसे ही देखे जा रही है तो वह धीरे धीरे कर उसके करीब चला जाता है और बोलता है, एंजल अगर तो मुझे ऐसे ही देखती रही तो सच में मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए ऐसे ही तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। इसकी बातों को सुनकर सिया भीग जाती है और उसे समझ आता है कि वह अभी क्या कर रही है। या सोचते ही उसके बाल नहर की तरह लाल होने लगते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था और सबसे इतनी बेचैनी हो गई और बच्चे भी लड़कों को तानना शुरू कर दी, लेकिन जो लड़के को बस रेहान कर दी। फिर में वह गुस्सा है इसमें गलत क्या है। वहीं रेहान जब देखता है कि प्रिया इससे किस तरह से शर्मा रही है तो वह मुस्कुराने लगता है।